वर्क एंड एनर्जी न्यू बुक से। वी आर ऑन पेज नंबर 146। शुरू करेंगे। In the previous few chapters, we have talked about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. तो work, energy and power ये तीनों related है। In this chapter we shall study these concepts. तो ये concepts important भी है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी रहेगा थोड़ा बहुत, इसीलिए। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे उसमें लास्ट थर्ड लाइन फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब है इवेंट्स। एस लगेगा, इवेंट्स। तो इवेंट को क्या बोलेंगे? फेनोमेनन। ये हो जाएगा आपका सिंगुलर इवेंट। इवेंट्स को हम बोल रहे हैं प्लूरल। ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life processes. The energy for these processes comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. ठीक है, इसमें स्टडिंग भी लिखना चाहिए था उन्होंने, है ना। स्टडिंग, पढ़ाई करने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी ना, वो नहीं लिखे, वो छोड़ के बाकी सब। एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल दे मे जंप एंड रन, दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव. Also we engage some animals to lift weights, carry loads, pull carts or plow fields. All such activities require energy. Plowing आपको पता है, जो बुल्स होते हैं उनसे करवाते हैं हम प्लॉइंग, ठीक है। और उसका अल्टरनेट आ गया फिर अभी ट्रैक्टर से भी हम प्लॉइंग कर सकते हैं। Think of machines. List the machines that you have come across. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol or diesel? Why do living beings and machines need energy? तो मशीन्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल सी एक गाड़ी की बात करें, एक व्हीकल की बात करें, तो उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं हमको? यस, उसकी मशीन, फ्यूल और इंजन तो चलो इनबिल्ट है, और ऑयलिंग, उसका फंक्शनिंग के लिए ऑयलिंग जरूरी है। ठीक है, अब ऑयलिंग भी दो पार्ट का होता है। एक ऑयलिंग वो होता है जो जैसे हम साइकिल में करते हैं, चेन वगैरह में, ठीक है, एक वैसा ऑयलिंग हो गया। दूसरा एक अंदर जो मशीन चल रही है, मशीन रनिंग के लिए भी अंदर ऑयल डाला जाता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ में क्लीनिंग, ऊपर से उसको क्लीन करना, ठीक है, और इन सब चीज़ों के साथ में मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में भी है, सब सिस्टम है। हम नहाते हैं, हमको इंजन हमारा काम करने के लिए आपको जो फूड चाहिए, उसके साथ साथ में आपको नट्स चाहिए। नट्स जैसे कि अखरोट वगैरह, वॉलनट वगैरह आप जो खाते हो, उससे आपको वो ऑयल मिलता है एक्स्ट्रा, जो आपके ये जो अपनी एल्बो होती है और जो नी होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी फंक्शनिंग के लिए। समझे? ये सब ऊपर से जरूरी होता है। आगे, वर्क। व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस. टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल्स. ठीक है, काम, वर्क.
नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। हम देख रहे हैं कि साइंस में वर्क का मीनिंग क्या है। Kamali is preparing for examination. She spends lot of time in studies. She reads books, draws diagrams, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discuss problems with her friends and performs experiments. पगली है ये, पगली है ना? इतना करना पड़ता क्या? चीटिंग करो तो भी हो जाता ऑनलाइन, इतना थोड़ी करना पड़ता। आगे, she expends a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. ठीक है, तो जनरल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. तो अंडरलाइन parlance. पार्लेंस का मीनिंग लिखेंगे वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग। तो जनरल टर्म्स में हम बोलेंगे कि वो हार्डवर्क कर रही है, और साइंस के टर्म्स में हम बोलेंगे कि वो वर्क नहीं कर रही है। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट। You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी उसको काम बोलेंगे, अदरवाइज उसको काम नहीं बोलेंगे इन द टर्म्स ऑफ साइंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना वो जरूरी है। अगर जाकर वापस आ गए मतलब काम हुआ क्या? नहीं। सपोज आपको मम्मी बोल रही है कि बेटा जाओ बाजार से पनीर लेकर आ जाओ, अपन पनीर की सब्जी बनाएंगे। ठीक है, तो आप गए, लेकर आ गए। फिर पापा ने पूछा पढ़ाई हुई क्या? आप बोलोगे नहीं हम तो काम कर रहे थे। पापा बोलेंगे नहीं काम नहीं हुआ आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जाकर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब काम नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ साइंस। ठीक है, और जनरली वे ऑफ स्पीकिंग में हमारा काम हुआ है। जो भी हो, काम हुआ नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है? पनीर की सब्जी। ठीक है, आगे। You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. ठीक है, तो इन बोथ द केसेस जिसमें हम एक वेट लेकर खड़े हैं, फर्स्ट वाले केस में हम एक पत्थर को या दीवार को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर वर्क नहीं हुआ। You climb up the steps of the staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हुआ है डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पर आप झाड़ वगैरह चढ़ रहे हो, पेड़ पे चढ़ के जा रहे हो। आपने कभी पेड़ पे चढ़ा है क्या किसी ने? यस? नहीं चढ़े? अरे चढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जाओ ही आज ही जाकर चढ़ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ चढ़ना चाहिए। बचपन उसी को बोलेंगे। हम लोग जब छोटे थे हम तो चढ़ जाते थे, ऊपर ऊपर तक जाते थे। ठीक है, तो मजा आती थी, ऊपर से एक अलग व्यू दिखता था, ऐसा लगता था कि हम भी एनिमल्स के बीच में हैं या फिर हम भी बर्ड्स की तरह बन गए, ऐसा फीलिंग आता था। ठीक है, अच्छा होता है, मजा आती है। ठीक है, नहीं करो तो भी अच्छा है, ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि जाओ ही आप। ठीक है, नहीं तो चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, बोलेंगे हमको सर ने बोला था, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पेपर नहीं दे सकते। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, in day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. Activities like playing in a field, talking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work. ठीक है, इन सबको वर्क नहीं कहा जाता।
What constitutes work depends on the way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activities. Activity 11.1. We have discussed in the above paragraphs a number of activities which are normally considered to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the following questions and answer them. What is the work being done on? किसके ऊपर वर्क किया जा रहा है? What is happening to the object? मतलब वो मूव हो रहा है या नहीं? Who, what is doing the work? काम किसके द्वारा किया जा रहा है? Scientific conception of work. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो वर्क हो रहा है या नहीं. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and pebble got displaced. In this situation, work is done. ये तो सबने किए ही होंगे. किए हो क्या? सड़क पर जा रहे हैं, चलते चलते बीच में कुछ आ गया, उसको लात मार रहे हैं. ये किए कि नहीं? हाँ. अच्छा, फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कोई चीज ना वो जमीन में फिक्स होती है, एकदम फिक्स, और फिर भी हम उसको लात मारते हैं, लेकिन वो नहीं हिलती, हमारा पैर हिल जाता है पूरी तरह से. ये हुआ है क्या किसी के साथ? हाँ, नहीं. टू बी फ्रैंक, मेरे साथ तो हुआ ही है. पहले हमारी आदत होती है हर चीज को लात मारने की, फिर कोई चीज पता चलता है वहीं फिक्स है एकदम, तो फिर उसके बाद से इंसान बंद कर देता है लात मारना. ठीक है, चलो. हुआ भी होगा तो तुम लोग बताओगे नहीं, है ना. आगे. A girl pulls a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. Lift a book through a height. To do this, you must apply a force. The book rises up. There is force applied on the book and the book has moved. Hence, work is done. A closer look at the above situations reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. Underline, two conditions need to be satisfied for work to be done. Pehli, a force should act on an object, and second, the object must be displaced. ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वर्क डन है. If any one of the above conditions does not exist, work is not done. This is the way we view work in science. जैसे स्टोन की बात हुई थी, तो स्टोन को हम पुश कर रहे थे, बड़े वाले स्टोन को, या वॉल की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसा. एक्टिविटी के ऊपर, a bullock is pulling a cart, the cart moves. There is a force on the cart and cart has moved. Do you think that work is done in this situation? होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा, बिल्कुल होगा. Think of some situations from your daily life involving work. List them. Discuss with your friends whether work is being done in each situation. Try to reason out your response. ठीक है, ये बोल रहे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कुछ भी. ये चीजें डिस्कस करोगे क्या तुम फ्रेंड्स के साथ? हाँ, अगर तुम ये डिस्कस करोगे तो चुगली कौन करेगा? ठीक है, आगे. What is the object on which the work is done? What happens to the object on which work is done? इतने एग्जांपल्स तो खुद ने दे दिया इसने. Think of situations when the object is not displaced in spite of force acting on it. ये भी हमने देख लिया, वॉल या बड़े स्टोन को हम पुश कर रहे हैं. Also think of situations when an object gets displaced in the absence of a force acting on it. List all the situations
that you can think of for each. Discuss with your friends whether work is done in these situations. ये जो सेकंड वाला है एक्टिविटी 11.3 का सेकंड पॉइंट, उसका कोई एग्जांपल है क्या किसी के पास? यस, ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स। तुम आंसर दोगे तो तुमको एक और वर्क डन का एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। आज सुबह ही मैंने देखा हुआ एग्जांपल, बहुत अच्छा है, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा मैंने उसका वीडियो भी बना के रखा हुआ। सॉरी, फिर से बोलना। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो एकदम डिटेल में चला गया है। अगर मैं ड्रोन का एग्जांपल दूं, ड्रोन, हम बैठ के ड्रोन उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां तो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वो चीज तो एकदम उड़ रही है ऊपर। ठीक है, तो वहां पर एक ऐसी चीज हो रही है, और वो जो बटन्स भी होते हैं वो बटन वापस वहीं पर ही आ जाते हैं। टॉगल स्विच होता है ना, कभी कभी टॉगल स्विच पता है आपको, एक ही बटन से सारे काम हो रहे हैं, उसको बोलते हैं टॉगल स्विच। उसी से बंद हो रहा, उसी से शुरू हो रहा। ठीक है, टॉगल ऐसा। और एक होता है ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ऑन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम टॉगल स्विचेस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें भी हम बोल सकते हैं। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, लेकिन फोर्स किसका है, कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है क्या, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। चलो, किसी को नींद आ रही होंगी तो पानी वानी पी लो, आंख पे पानी डाल लो, ठीक है, चाय वाय बना के पी लो, कॉफी पी लो, लेकिन सोना नहीं है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, इसमें जगे रहोगे तो स्कोरिंग हो जाएगा तुम्हारा पेपर में। मैं कोशिश करूंगा अच्छे एग्जांपल्स दे सकूं। आगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस when the force is acting in the direction of displacement. Let a constant force F work on an object. Let the object be displaced through the distance S in the direction of the force. नीचे दिया है उसका एक एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से यहां पर मूव हुआ है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, और ये है उसका डिस्प्लेसमेंट S। डिस्प्लेसमेंट में यहां से ले रहा हूं, इसके सेंटर से यहां के सेंटर तक। ठीक है, कितना भी लेंगे तो वही होगा। अगर इसके स्टार्टिंग से लेकर इसके स्टार्टिंग तक लूंगा तो भी उतना ही होगा, है ना। आगे उसने यहां से लिया है, यहां से लेकर यहां तक लिया है उसने, एक ही बात है। Let W be the work done. We define work to be equal to the product of force and displacement. Underline. We define work to be equal to the product of force and displacement. Work done will be force into displacement. अगर दोनों में से एक भी चीज जीरो हो गई तो वर्क डन हो जाएगा हमारा जीरो। समझे? आगे, thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. Work done मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी रहेंगी?
सिंपल। सिंपल स्केलर। स्के करेक्ट, स्केलर। ठीक है, सिंपल क्या होता है? सिंपल क्वांटिटी, तो स्केलर। मैंने सिंपल नहीं बोली, मैंने स्केलर। अच्छा, स्केलर ही बोले, ठीक है, माय मिस्टेक। तो स्केलर लिखना है वहां पर, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसमें बोला कि फोर्स जो है ये मैग्नीट्यूड इसका लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी लेना है, यहां पर ये बोल रहा है। ठीक है, लेकिन वर्क डन का जो क्वांटिटी वो खुद है, वो सिर्फ स्केलर है। ठीक है, मतलब हमको लेना पड़ेगा इसका मॉड। हो सकता है तुमको कुछ बुक्स में ऑनलाइन या कभी कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं तो उनको ये चीज मिलती है, मॉड। मतलब इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसमें लिख रहा हूं +6 तो भी इसका मतलब 6 है, और अगर मैं मॉड में लिख रहा हूं -6 तो इसका मतलब भी 6 है। मतलब क्या? मतलब हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, हम उसके डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, समझा? तो इसको बोलते हैं मॉड। हमारे कोर्स में नहीं है, अगले साल भी नहीं है, 11th-12th में आता ही है। ठीक है, आगे तो आपने वो अंडरलाइन कर ही दिया होगा, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अब इन इक्वेशन 11.1 इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड S इज इक्वल टू 1 मीटर, इसमें F जो है, F का जो यूनिट है फोर्स का, हमको पता है कि न्यूटन होता है। और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 1 न्यूटन ऑफ फोर्स और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर मूव कर रहा है, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा 1 × 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब then the work done by the force will be 1 Newton meter. Here the unit of work is Newton meter और जूल, उसको एक शब्द में बोलेंगे 1 जूल। आपको इसकी डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन फॉर 1 जूल। अब उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। Thus 1 जूल is the amount of work done by या done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। तो तभी हम उसको बोलेंगे कि 1 जूल का वर्क डन हुआ है। कब? जब उस पर लगेगा 1 न्यूटन का फोर्स और जब वो मूव करेगा 1 मीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? इजी है। आगे लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0? व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0? रेफर टू द कंडीशंस दैट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज डन। कौन सी कंडीशंस है? कंडीशंस हमने 2 कंडीशंस अंडरलाइन की। पहला, force should act on an object, second, object must be displaced। ठीक है, तो ये दोनों होना चाहिए। अब मैंने आपको बोला था एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, देखना है। वर्क डन डिस्प्लेस दिखाता हूं, रुको, बहुत अच्छा है, इससे आपको एक सीख मिलेगी। तो आज सुबह मैं बैठकर अपना काम कर रहा था तो मैंने देखा कि सामने कुछ हलचल हुई। फिर मैंने अपने कैमरे में उस हलचल को कैद कर लिया। तो सुबह सुबह एक भैया जी गैया को खिलाने गए थे कुछ रोटी वोटी, ठीक है, तो उनके साथ हलचल हुई। तो देखेंगे उस हलचल को, ठीक है।
ध्यान से देखना, मिस मत करना। देखो ये आए अंकल जी, समझे? वर्क डन। ये रियल है, रियल। ये मेरे ऑफिस के बाहर का दृश्य, ठीक है? ये मैंने कैमरे से निकाला फिर बाद में, ठीक है? क्या सीखे अपन ने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जब होगा तभी उसको हम बोलेंगे वर्क डन, ठीक है? और जो सीख हमको मिल रही है इससे, वो सीख है कि जानवर कोई भी हो उससे दूर रहना, ठीक है? कोई भी जानवर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुमको उसकी पूजा करना है ना, दूर से करो, ठीक है? वो दूर है जानवर, तुम यहां से उसको हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, निकल लो, ठीक है? उसके पास जाकर खा ले रहे, पी ले रहे, उसको लाड़ कर रहे, घर पे लेकर आ रहे, मासूम है बेचारा, नहीं, ठीक है? क्लियर? हाँ। और ये रियल है, आज सुबह ही हुआ। अब मैं तुमको कैसे बताऊं, इतना बुरा लगा मुझे। ये तो इंसान चल के निकल लिया आगे, ठीक है? उसने एक और आंटी जी, यहां से एक बुढ़ी आंटी थी, वो जा रही थी बेचारी, वो गैया ने उनको भी सैर की, हवा की सैर करवा दी थोड़ी सी, ठीक है? बहुत बुरा है। फिर मैंने खुद एनएमसी में कॉल किया, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां से नंबर निकाला, उनको बोला आप वेटरनरी का नंबर दो, उन्होंने वेट का नंबर दिए। फिर गाड़ी आई, बड़ी सारी गाड़ी आई उसको उठाने के लिए गैया को, क्योंकि गैया पागल हो गई, वो सबको मार रही है इधर उधर, ठीक है? तो फिर जब वो गाड़ी आई तो गैया गायब। पूरे एरिया में वो गैया गायब हो गई, ठीक है? उसको पता चल गया उसके नाम का वारंट निकल चुका है, गायब, वो दिख ही नहीं रही। अब कल सुबह आएंगी, फिर हम कल सुबह कॉल करके बुलाएंगे, फिर से देखते हैं क्या होता है आगे। वर्क डन। एग्जाम्पल 11.1, अ फोर्स ऑफ 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meters in the direction of the force. Figure 11.2 नीचे दिया हुआ है. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5 Newton into 2 meter, that will be 10 Newton meter or 10 joule. ठीक है, समझे? इजी है ये. नीचे एक और एग्जांपल दिया है. व्हाट इज द वर्क डन? बताओ फास्ट, बोलो ना, हाथ से ही बता दो. ठीक है, 56 लिखो, 56 जूल लिख दो वहां पर. इसको पेपर में मत करना, नोटबुक में मत करना, ये टाइम पास है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए. जो बच्चे आगे चल के साइंस लेंगे 11th-12th में, जिनको डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनना है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, अगर आप अभी ध्यान देकर समझ सकते हो, मतलब आप आगे भी इसको टैकल कर लोगे. आगे, consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground. As shown in figure 11.4, the baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of force and displacement. In such situations, the work done by the force is taken as positive. ठीक है, 11.3 की बात कर रहे हैं. एक मिनट, सॉरी, 11.4 की बात कर रहे हैं. उसको खींच रही है, बेबी दिख रही होंगी आपको ऊपर.
बेबी खींच रही है, तो ये पॉजिटिव है. कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F is applied in the opposite direction. Underline, retarding force F is applied in the opposite direction. और कुछ बुक्स में, जो पुरानी बुक्स है उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा, F acting opposite in the direction of the displacement S, ऐसा कुछ लिखा होगा. ठीक है, ओल्ड बुक में. न्यू बुक में है रिटार्डिंग फोर्स F, मतलब वो फोर्स क्या कर रहा है, वो उसको रिटार्ड कर रहा है, रोक रहा है, रोकने वाला फोर्स है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है. ठीक है, एक चीज यहां से आ रही है, दूसरी चीज यहां से उसको अपोज कर रही है. ठीक है, समझो अगर कोई पर्सन आ रहा है रोटी लेकर, तो उसको गैया ने अपोज किया, तो वो हो जाएगा रिटार्डिंग फोर्स, ऐसा. ठीक है, आगे. That is, the angle between the two directions is 180 degree. Let the object stop after a displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by minus sign. The work done by the force is F into minus S or minus F into S. ठीक है, जब रिटार्डिंग होगा, स्टॉप हो रहा है, तब वो नेगेटिव रहेगा. तो जब उसकी स्पीड बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन में है दोनों भी, फोर्स भी वहीं पर है और डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर है, तब ये रहेगा पॉजिटिव. ठीक है. हाउएवर, वर्क डन अगर पूछा गया है तो आपको माइनस तक निकालना पड़ेगा पूरा और बाद में लिखना पड़ेगा वर्क डन इज दिस मच, और वो वर्क डन सिर्फ लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि वर्क डन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ये हमने देखा था पेज 147 लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन. पेज 147 लास्ट सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन. ठीक है, सर एक बार इन दोनों की डिफरेंस बात, किसका, पॉजिटिव का और नेगेटिव का. बता दो भाई. ठीक है, इजी. मिस्टर दर्श, एक सेकंड पढ़. हाँ सर पढ़ दो. जिसने भी कैमरा ऑन नहीं रखा उसके घर पे मैं गैया भेज रहा हूं. ठीक है, फिर बोलना मत बाद में गैया भेज दिया सर ने. ठीक है, तो यहां पर ये F इंटू एस, यहां पर हो जाएगा ये माइनस F इंटू एस. ठीक है, आगे. It is clear from the above discussion that work done by a force can be either positive or negative. To understand this, let us do following activity. Lift an object. Work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upwards. The force you exerted is in the direction of the displacement. However,
there is the force of gravity acting on the object. Which one of these forces is doing positive work? Which one is doing negative work? Give reasons. इसको उठाया मैंने, ये पेन है, पेन को ऊपर उठाया है, ठीक है। अब मेरा हाथ जो है इस पर पॉजिटिव काम कर रहा है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कर रहा है नेगेटिव उस पर काम, ठीक है, समझे। द पर्सन लिफ्टिंग विल बी डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क, ठीक है। उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पैराग्राफ, अंडरलाइन कर लो उसको। Work done is negative when the force acts opposite to the direction of displacement. Work done is positive when the force is in the direction of displacement. ये हमने देख लिया अभी, ठीक है। Force and displacement same direction, ये रहेगा positive. Opposite direction ये रहेगा negative, ठीक है। Example 11.2. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. बताओ। अब हमको दिख रहा है यहां पर सिर्फ मास और डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हमने क्या देखा था, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स क्या रहता, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्सीलरेशन क्या रहेगा, वो नीचे से ऊपर उठा के रख रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहां पर ए रहेगा आपका स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखेंगे पेज 149 पर mgs लिख रहा है, वो mgs, वो समझ में आया क्यों हुआ, उसको बॉक्स बना लो। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इज इक्वल टू mgs, वो पूरे को बॉक्स बना लो। अब उसने कैलकुलेट किया तीनों को, उसको मिल गया 225 जूल, ठीक है। 225 जूल इज द आंसर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कैलकुलेट किया और उसको लिया हमने 10 कैसे लिया हमने, 9.8 भी ले सकते थे, ठीक है। उसने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 लिया है। वैसे तो वहां पर बताना चाहिए था, लेकिन उसने बताया नहीं है। हिंट में उसने या कुछ ब्रैकेट में देना चाहिए था कि टेक जी इज इक्वल टू सो एंड सो। आगे फिर है ब्लू क्वेश्चंस में 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन। A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? क्या करेंगे इसमें, बताओ। 140 into 15। अपन को वर्क फाइंड करना पड़ेगा ना। यस, वर्क फाइंड करना है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है आपका 15 और वर्क डन है, सॉरी फोर्स है 140, तो आप करेंगे 140 इंटू 15। देखो तो कितना आ रहा है आंसर, करो फास्ट, वहीं पर ही कर लो बुक में। 140 इंटू 15। ऑडियो ऑन करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ, मुझे सुनाई नहीं देगा, समझे क्या। 7,000 कितना, 2100 2100 जूल, करेक्ट। 2100
या 2100, ठीक है, 2100 जूल ऑफ वर्क। कितना काम करते वो बुलक्स। एनर्जी, अब तक हम देख रहे थे वर्क, अब हम देखेंगे एनर्जी। Life is impossible without energy. The demand for energy is ever increasing. Where do we get energy from? The sun is the biggest natural source of energy to us. Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth and the tides. Can you think of other sources of energy? सन से हमको कौन से सोर्सेस मिलते हैं बताओ तो। सन की बात कर रहा है ये, कौन से मिलेंगे बताओ। हीट, तो हीट एनर्जी का मैं क्या करूं? लाइट। तो क्या होगा उससे? लाइट एनर्जी तो मिल रही है, उससे होगा क्या? यस, एनीबॉडी? सर सोलर एनर्जी से रनिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। वेरी गुड। सोलर सेल से हम लोग फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सेव करके रख सकते हैं। वेरी गुड। और सोलर हीटर्स और भाई वो सोलर में सब आ गया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी वाले सब आ गए उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सब हो गया। उसके अलावा और कुछ उसमें सब आ गई, इलेक्ट्रिक सोलर कार्स वगैरह सब A to Z। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ? सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और उसके बिना हमको खाना नहीं मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसीलिए सन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, समझे? ऐसा है सूर्य देवता। इसके अलावा न्यूक्लियर ऑफ एटम, ये तो तुमको आपने देखे भी होंगे। ये आयरन मैन का सेकंड पार्ट देखे थे क्या? आयरन मैन का सेकंड पार्ट, उसमें वो ऐसा गोल बनाता है पूरा अपने घर के अंदर, दीवार तोड़ के, फिर वो एक ट्रायंगल पे पूरी एनर्जी फोकस करके उसमें एनर्जी डालता है। वो उसको हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसने न्यूक्लियस से निकाला था, ऐसा कुछ। टाइड्स से हमको मिलती है एनर्जी, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक है। ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है ये, कैसे एक चीज के घूमने से दूसरी चीज में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही, डाली जा रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम अपने घर के अप्लायंसेस चला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर एक झरना है, झरना, वो बाहुबली याद है क्या? बाहुबली का पार्ट 1, वो पूरा वो शिव जी को कंधे पर रखकर ले जाता है और फिर नाचता है, याद है क्या? भूल गए सब? तो वहां पर वो झरना गिर रहा है पूरा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो उसमें एक व्हील लगा देते, एक व्हील ऐसा लगा देते हैं उसमें, और यहां से ऐसा कुछ उसमें व्हील में, तो पानी इसमें जाएगा तो ये भर जाएगा, तो ये ऐसा रोटेट होगा व्हील, और ये जब रोटेट होगा तो इसके रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर सकते हैं, समझे? बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा एक शहर लाइट अप हो जाए, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ जितना तेज ये घूमेगा उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको यूज कर सकते हैं, समझे? घूमना जरूरी है व्हील का, ऐसा। तो इन सारी चीजों से एनर्जी बनेगी। आगे एक्टिविटी। A few sources of energy are listed above. There are many other sources of energy. List them. Discuss in small groups how certain sources of energy are due to the sun. ठीक है, sun से तो बहुत सारे हैं. Are there sources of energy which are not due to the sun? ठीक है, बिना सन के तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ काफी सारे हो सकते हैं जो सन के बिना भी हो। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाने के कारण हम लोग बहुत बार उसमें ब्रेक मारते हैं,
ब्रेक मारने से जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन से भी कभी कभी एनर्जी जनरेट करके सेव की जाती है गाड़ियों में। अभी जो मॉडर्न गाड़ियां बन रही है, टेस्ला की गाड़ियों के बारे में अगर आपने सुना होगा, उसके वीडियोस देखे होंगे, तो टेस्ला ने जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं। चार्जिंग स्टेशंस, आप जाओ गाड़ी को वहां पर चार्ज करने के लिए लगा दो और आप जाके अपना मैकडोनल्ड्स में खाना वाना खा के आओ, उतनी देर में ये चार्ज हो जाएंगी। ऐसा कंसेप्ट शुरू हो चुका है। इंडिया में आने वाला था टेस्ला, पता नहीं क्या हुआ, बात चल रही है आगे। The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. Let us consider the following examples. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do the work. मतलब हाइट या पोजीशन दो चीजें होती है। किसी भी चीज के काम करने के लिए दो चीजें होती है, हाइट या पोजीशन। हाइट या पोजीशन। अब ये चीज यहां पर रखी है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एक हाइट तक लेकर गया और छोड़ रहा हूं यहां से, तो ये वर्क डन होगा इसमें अब एनर्जी आ गई। इट इज नाउ पोजेसिंग एन एनर्जी। ये देखो एनर्जी थी उसमें, इसलिए ये काम हुआ। ये हो गया हाइट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हाइट। सेकंड है पोजीशन। पोजीशन में मैं एग्जांपल लूंगा बो एंड एरो का। मेरे पास बो एंड एरो है, मैं उसको खींच रहा हूं और ये उसको मिल गई पोजीशन। जब मैं छोड़ूंगा उसको तो मेरा जो एरो है वो आगे जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। या फिर कभी कभी वो कार्स होती है बच्चों की, छोटी वाली कार्स, उसको पीछे करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वो आगे दूर तक जाती है। देखा है वो भी? वो बहुत अच्छी लगती है कार, उसको पीछे करो छोड़ो फिर वो आगे भागती है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जो काम करवाती है, जिससे एनर्जी उस बॉडी के अंदर आ जाती है। ठीक है, हाइट एंड पोजीशन। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड, ये हमने देख लिया, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. We have also observed children winding a toy, such a toy car, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. अरे ये वही है, एक दूसरा भी रहता है ना, वो चाबी भरते हैं। आपने खेला है कभी उससे, चाबी भरने वाला? खेला है क्या? तो हमारे समय पर बहुत थे, जब हम छोटे थे ना तब बहुत थे वैसे। अभी तो कैसे ऑटोमेटिक आ गए मैक्सिमम। तो पहले चाबी भरना पड़ता था, फिर उसको रखना पड़ता था, फिर वो जाता था। ऐसे मंकी भी आता था छोटा, वो कूदता था जगह पर। ठीक है, और पहले की जो घड़ियां थी वॉच, उसमें भी रहती थी चाबी। चाबी भरना पड़ता था उसमें बहुत देर तक, तो फिर वो अपने आप चलती थी। मतलब उसमें आपको बैटरी की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ टाइम दिखाएंगी, बाकी चीजें नहीं दिखाएंगी, कितने स्टेप्स चले और उसमें लाइट जल रहा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, सिंपल, ओनली टाइम। आगे, when balloon is filled with the air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn. Gently उस बलून को हम पुश कर रहे हैं, ऐसा नहीं एकदम दबा दिए तो फूट ही जाएगा, फिर तुम बोलोगे वापस नहीं आ रहा अपनी जगह पर। ठीक है, gently. However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the objects acquire through different means the capability to do work. Of doing work. An object having a capability to do work is said to possess energy. Underline. An object having a capability to do work is said to possess energy. उसमें energy आ चुकी है. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. ठीक है, इसका एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा।
एक तो वो चाबी वाला एग्जांपल जो मैं दे रहा था आपको, ये कहीं मैं गया था तो मुझे ये मिला था, इसमें ये चाबी भरना है, ठीक है। तो ये कुछ ये फाइंडिंग नीमो, ठीक है, इसमें ये चाबी है साइड में, तो इसमें भी एनर्जी आ गई। जब मैंने चाबी भरा तो इसमें एनर्जी आ गई। एक ये है, अच्छा ये आगे भी जाता है, ये ऐसा आगे आगे जाता है, ठीक है। और ये दो चीजें हैं, अभी ये स्टिल है, ये दो बॉल है, एक स्टिल है और इस पर मैंने लगाया फोर्स, इस पर फोर्स लगाया तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी एनर्जी पूरी इसमें चली जाएंगी और फिर ये आगे जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी, इसने काम किया इसके ऊपर तो इसने एनर्जी लूज कर दिया और इसने एनर्जी गेन कर लिया ऐसा। या हम किसी चीज पर काम करते हैं तो हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं और वो चीज एनर्जी गेन कर लेती है ऐसा, ठीक है। ये अलग टाइप की एनर्जी है, वो अलग एनर्जी रहती कि तुम पत्थर ले रहे किसी को मार रहे, उसको गुस्सा आ गया तो वो अपने को आके मार रहा, उसमें भी एनर्जी आ गई, वैसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. पहले वाले से बाद वाले में चली जाएंगी, former and later. ये शायद हम तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं अभी, former and later. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. Thus, the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. Measured in terms of its capacity of doing work. 1 लीटर में गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी? तो 1 लीटर से हमने मेजर किया कि ये कितना काम कर सकती है। 1 लीटर पेट्रोल से ये गाड़ी कितना काम कर सकती है वो हमने मेजर किया। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. उसमें कितनी एनर्जी है उतना ही वो काम कर सकता है। The unit of energy is therefore the same as that of the work, that is joule. 1 joule of energy required to do 1 joule of work. Sometimes the larger unit of energy called kilojoule is used. 1 kilojoule equals 1000 joules. ये पूरा पैराग्राफ, लास्ट वाला जो हमने अभी पढ़ा, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करेंगे और जो उसी कॉलम में, सेकंड कॉलम में फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लो। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। और नींद भी ना आए तो पहले सोकर रहना, तुम लोग अच्छे से नींद वींद ले लेना, क्लास के बीच में सोएंगे नहीं बच्चे, समझे क्या? ऐसे झपकी ले रहे बच्चे ऐसे बैठे बैठे, ठीक है। और नींद आ रही है तो सो जाना, बीच क्लास में भी अगर आप सो गए तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ, क्योंकि 5 मिनट में अपने आप नींद खुल भी जाएंगी, गारंटी। लेकिन जितनी देर तुम उसको रोकोगे ना कि ऐसा 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 कि यार नींद आ रही, तो फिर वो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी तुम्हारी। उससे अच्छा है कभी भी किसी भी क्लास में, ठीक है, नींद आ रही ना 5 मिनट के लिए सो ही जाना, अपने आप नींद उड़ जाएगी। जैसे सोने का तो नींद उड़ जाती है, आपने देखा होगा ये रात के समय पर होता है आपके साथ, पहले हमको नींद आती है फिर सोने जाओ तो नींद नहीं आती, बस वैसे ही है, ठीक है। तो वो ट्रिक है, वो ट्रिक यूज करो। हाँ बोल भाई, दर्श बोल। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भाई इतना क्लियरली बताया, वर्क डन है, 2 टाइप के वर्क डन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तभी रहेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। ये चीज है, मैं इसको यहां पर फोर्स दे रहा हूं और वो इधर ही मूव हो रही, तो वो वर्क डन
रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर ये मेरी तरफ आ रहा है, ये पेन मेरी तरफ आ रहा है और मैंने उसको ऐसा रोका 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 रोका, वो रुक गया, तो ये होगा नेगेटिव। अब समझा? पक्का? हाँ सर, और एक्सीलरेशन और रिटार्ड एक्सेलरेशन मतलब इसको मैंने, ये तो पहले खाली रखा हुआ था, मैंने इसको एक्सेलरेट किया। रिटार्डेशन मतलब उसको मैंने अपोज करके रोका, रिटार्ड किया। ठीक है? ठीक है। चलो बाय। थैंक यू। ओके।